दैट इज एटम्स, और लास्ट टाइम जो हमने किया था एटम्स में दैट वाज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? एनी वन स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? टेल मी। Yes, Divya, what is distance of closest approach? सर कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी 1 बजे की ड्यू टू नेटवर्क इशू। ओके, महकप्रीत, टेल मी what is distance of closest approach? आई थिंक शायद ये किसी को भी पता हो वो बताओ बेटा, what is distance of closest approach? Anyone जिसको पता है? Sir, minimum distance of So approach it is of the alpha distance particle from and the nucleus. nucleus. Yes, good. It is the minimum distance. It is the minimum distance of approach of alpha particle towards the nucleus. कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारा एटम है और एटम के पास अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा मैं हीलियम पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसकी स्पीड सपोज करो v है, इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v स्टार्टिंग में। फिर ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का जो नेचर है इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो व्हेनेवर अ पॉजिटिव पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पार्टिकल, तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होगा तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो वो इंक्रीज होएगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, यानी इसकी ये जो स्पीड है ये कम होती जाएगी, क्योंकि बेटा रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगी अल्फा पार्टिकल के ऊपर। ध्यान से समझ लेना दिव्या, रिपल्सिव फोर्स लगेगी इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा क्या, इस स्क्रीन पॉज होगी? Yes. बेटा स्क्रीन पॉज है? यस सर, दिख नहीं रही। Yes, sir. ओके, देन वेट अ मिनट। नाउ चेक, अभी पॉज्ड है? यस सर। It is okay. या अभी दिख रही है? Sir, अब सही। अब सही है, ओके। नाउ this alpha particle is approaching towards the nucleus. As it is going towards the nucleus, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये एकदम स्लो डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली ये इसकी जो यहाँ पर आकर स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 0। तो जब ये ऑब्वियसली ये इतनी ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट at which the velocity of the alpha particle will become 0। तो बेटा इससे आगे नहीं जा पाएगा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है इसकी वो इसको यहीं से वापस भेज देगी। So now the alpha particle will turn back और वो वापस आ जाएगा। So now this distance, observe carefully, this distance कि अल्फा पार्टिकल मिनिमम कितने डिस्टेंस तक न्यूक्लियस के पास पहुंचा, that distance of minimum approach, it is called the distance of closest distance of closest approach। Is it clear बेटा? ये जो वैल्यू है ये आर नॉट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है दिव्या, समझ आ गया? यस सर। इसका सिंपल सा मतलब है कि सबसे मिनिमम अप्रोच, सबसे मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो ऑब्वियसली हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है, वी नो दैट एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो डाउन होती जा रही है, इट इज डिक्रीजिंग।
as it is moving towards the nucleus, the kinetic energy of the alpha particle, it gets decreasing. As it is decreasing, तो obviously energy conserved quantity है, तो ये कहाँ जाएगी? Actually, this kinetic energy is overcome by the potential energy of these two system of charges. We know that beta, if we have two charges, let's say charge q1 and we have another charge q2 and there is a distance r between them, then for this system of two particles, the electrostatic potential energy is given by this formula, 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r. ये हमने पढ़ा हुआ है पहले ही. Electrostatic potential energy is given by this formula. So now beta, actually this electrostatic potential energy between this positive nucleus and positive alpha particle, this potential energy is overcome. This potential energy is overcoming this kinetic energy of alpha particle. So इस point पर at a distance of closest approach, at this point, that means at a distance of closest approach, at distance of closest approach, what will happen? The kinetic energy of alpha particle is completely overcome by potential energy of the nucleus on this alpha particle. तो ये potential energy balance हो जाएगी kinetic energy से. ये point आपको समझ आ रहा है? ऐसा सिर्फ इस point पे होगा जब पूरी की पूरी kinetic energy, क्योंकि यहाँ पर आके देखो ना, velocity जीरो हो गई, यानी kinetic energy जीरो हो गई. तो ये सारी kinetic energy actual में किसने overcome की? Potential energy ने overcome की ना? Yes or no? क्योंकि repulsive force है, Yes. तो वो उसको oppose कर रही है. Now we can equate it. और जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, then we will get the formula for closest approach. Distance of closest approach के लिए फॉर्मूला मिलेगा हमें. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², जो स्टार्टिंग में थी. ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ऐसे समझो. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2. अब आती है बारी चार्ज की. तो बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा, क्योंकि वो तो हीलियम पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम, और हीलियम 2+ आयन बनाता है. इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2+. तो बेटा अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, दैट इज 2 into चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन या फंडामेंटल चार्ज. दिस इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल. नाउ अगर हम ये सपोज कर लेंगे इस न्यूक्लियस का, मतलब इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो बेटा इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा Z टाइम्स ऑफ E, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन का चार्ज E है. तो ये अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है, इट मींस इसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. इफ आई मल्टीप्लाई विद इट E, देन वी गेट द टोटल चार्ज. न्यूक्लियस का पास चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है ना. तो बेटा दिस इज charge of nucleus Z into E, and where Z is the atomic number. ये पॉइंट समझ आया सबको? बेटा यहाँ पर at this point ये हमारा अल्फा पार्टिकल पहुंच गया, इसकी वैल्यू तो 2 टाइम्स ऑफ E है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी वैल्यू Z into E है. ठीक है दिव्या, ये समझ आ गया? चार्जेस now divided by distance between them. Distance, very good. Distance between them is r0, that is distance of closest approach. So if I shift some terms, तो हमें r0 मिल जाएगा. तो यहाँ से if I calculate r0, तो देखो r0 की वैल्यू ये आने वाली है, ये 2 2s are 4, it will be 4ze² divided by 4 pi epsilon 0 और mv² into mv². तो बेटा दिस इज फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया है, वैसे ही हमारा कल हो गया था. तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. और बेसिकली जो फॉर्मूला लर्न रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है.
कि काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, the decrease in kinetic energy is equal to the increase in potential energy. So at particularly at this point, at distance of closest approach, the complete kinetic energy is now converted to potential energy. So use this concept, using this concept हमने ये find out किया। तो आपको ये finally ज्यादा याद रखना है या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। So now after this I am starting with another topic, that is impact parameter, या फिर टॉपिक का नाम है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेटा रब कर दूं, सबका हो गया ये? यस सर। Yes, sir. ओके। The chapter atom and the next chapter nuclei. These two chapters are very easy chapters. इतना ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तो रेगुलर जाके पढ़ो। Now the next part is trajectory of alpha particle. हेडिंग लगा दो इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर वैसे तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन यानी होता क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर सिर्फ इतना ही है, बट फिर भी मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता दूंगा, उसे आप लर्न करना चाहो लर्न कर सकते हो, अदरवाइज वो नेसेसरी नहीं है कि आपको लर्न करना ही है, बट फॉर कंपटीशन यू कैन लर्न इट। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर में इट इज डिनोटेड बाय सिंबल बी, स्मॉल बी से इसको डिनोट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को। नाउ इसमें आप लिखोगे टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री, टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री, आई एम डिक्टेटिंग इट, लिख लेना साथ साथ में, टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ, टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी बेटा जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के आसपास से निकलता है तो ऑब्वियसली वो रिपल्शन फील करेगा क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव अल्फा भी पॉजिटिव, तो एज इट इज फीलिंग रिपल्शन तो वो स्कैटर हो जाएगा, मतलब वो अपनी पाथ को अपने ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर लेगा। टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, to understand the trajectory of alpha particle, we define impact parameter, we define a term called impact parameter। तो बेसिकली ट्रेजेक्ट्री के लिए हम लोग ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं, we define a term impact parameter। आओ देखते हैं क्या चीज है ये। इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये लिख रहे हैं बेटा, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ, इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर length of perpendicular drawn from the center of the target nucleus, from the center of target nucleus from the center of target nucleus on the initial velocity vector, on the initial velocity vector, on the initial velocity vector of the alpha particle, of the alpha particle। बेटा पहले डेफिनेशन नोट कर लो, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से।
impact parameter is equal to the length of the perpendicular drawn from the center of the target nucleus on the initial velocity vector of the alpha particle. Noted. ओके हाँ तो करते हैं. Suppose this is the target nucleus. ये हमारा टारगेट न्यूक्लियस है. अब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं. पहले तो हम लोग ये इसका सेंटर पॉइंट है जो न्यूक्लियस का है. न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं. न्यूक्लियस के सेंटर से ये न्यूक्लियस का सेंटर का लेवल चल रहा है. हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बना लिया. नाउ सपोज एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है लाइक दिस. हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज रहेंगे, जैसे यहां से ये सारे अल्फा पार्टिकल्स मैं शो करूंगा. जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के क्लोज होंगे दे विल डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल. वो तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे दे विल डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल. और जो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होंगे दे विल पास ऑन विदाउट एनी डेविएशन. तो वो सीधे ही पास ऑन हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा फील होगी क्योंकि क्लोज है. यहाँ थोड़ी रिपल्शन कम है जिस वजह से एंगल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रही है. और यहाँ पर रिपल्शन ऑलमोस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी जिस वजह से पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाएगा. तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज है? हर पार्टिकल का अलग इम्पैक्ट पैरामीटर है. जैसे पर्टिकुलरली मैं अल्फा पार्टिकल दिस वन अल्फा 1 यानी मैं फर्स्ट पार्टिकल की इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे हम लोग. तो बेटा फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर यही तो है, इस डायरेक्शन में ही है ना इसकी वेलोसिटी. दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो नाउ बेटा ये रहा इसका वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का लेवल ये चल रहा है. तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर. बेटा अल्फा 1 पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. अब ये हर पार्टिकल का अलग अलग निकलेगा जो अल्फा पार्टिकल है. तो बेटा द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द बीम आर डिफरेंट. जैसे ये तो फर्स्ट वाले का इम्पैक्ट पैरामीटर है B1. अब लेट अस कैलकुलेट द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ सेकंड. तो नाउ बेटा ये जो एक अल्फा पार्टिकल ये सेकंड वाला अल्फा पार्टिकल है हमारे पास और इसका भी वेलोसिटी वेक्टर ये रहा. दिस इज अल्फा 2 सेकंड अल्फा पार्टिकल. तो नाउ बेटा इसका इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा ये. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the velocity vector of this alpha particle and the center of the target nucleus. And for third alpha particle, impact parameter is this. For third alpha particle, impact parameter is this, B3. तब आप मुझे ये बताओ कि obviously हमें यहाँ से देखने से समझ आ रहा है B1 is smaller than B2 is smaller than B3. Yes or no? B1 is smaller than B2 is smaller than B3. बेटा जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल दूर जाता जा रहा है जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है उसमें डेविएशन कम हो रही है. इफ आई चेक डेविएशन, तो बेटा यहां से डेविएशन चेक करते हैं. ये इसका ओरिजिनल पाथ था लेकिन इट गेट्स डेविएटेड बाय दिस एंगल. लेट्स से दिस एंगल इज θ1.
तो देखो ये पार्टिकल जा तो ऐसे रहा था सीधा, बट ये डेविएट हो गया लार्ज एंगल से, यहां से डेविएट होके इधर को चला गया। फिर सेकंड पार्टिकल का देखें, इट इज ऑल्सो डेविएटेड, बट ये थोड़ा कम एंगल से डेविएट हुआ है, θ2। और इफ आई ऑब्जर्व थर्ड पार्टिकल जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही पास हो गया, बस थोड़ी सी डेविएशन आई, यू कैन से दैट, ज्यादा डेविएशन नहीं है उसमें। लेट्स से दिस इज θ3। तो नाउ स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर, जो एंगल ऑफ डेविएशन है या जो आप कह सकते हो स्कैटरिंग एंगल है, वो उतना ही कम है। उल्टा है ना, देखो B1 सबसे छोटा है लेकिन θ1 सबसे बड़ा है। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो बेटा ये तो है इंपैक्ट पैरामीटर्स, ये तो हो गए इंपैक्ट पैरामीटर्स, and it is different for different alpha particles, and this is angle of scattering. This is angle of scattering. Are you getting my point, students? समझ आ रहा है आपको ये? Yes, sir. What I mean कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर है, जितनी ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है, स्कैटरिंग उतनी कम होएगी। यहाँ देखो ना, B1 सबसे छोटा है लेकिन उसका स्कैटरिंग एंगल सबसे ज्यादा है, यानी जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, लार्ज एंगल स्कैटरिंग। So this first alpha particle is scattered by a very large angle, second particle is scattered by large angle, not very large, and third particle is scattered by a small angle. So beta that depends on the impact parameter कि कौन सा अल्फा पार्टिकल कहाँ है। तो ये लाइन लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, ये लाइन लिखो, the impact parameter of different alpha particles, नोट करो सारे, the impact parameter of different alpha particles of the beam, the impact parameter of different alpha particles of the beam are different. The impact parameter of different alpha particles of the beam are different. आगे कंटिन्यू रखो। If the impact parameter is small, if the impact parameter is small, then the angle of deviation, if the impact parameter is small, then the angle of deviation suffered by alpha particle, then the angle of deviation suffered by alpha particle is large. Then the angle of deviation suffered by alpha particle is large. ये है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। नाउ बेटा एक यहां पे लिखो और नोट करके लिखो, अगर हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 0, तो बेटा देन एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा इक्वल टू पाई। क्या ये बात ठीक है बच्चों? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा पाई, यानी जैसे पार्टिकल गया वो उसी डायरेक्शन में दोबारा रीबाउंड हो जाएगा बैक, इट विल रीबाउंड बैक। यस और नो? इम्पैक्ट पैरामीटर 0 का मतलब क्या है? हेड ऑन कॉलिजन है, यानी ये पार्टिकल सीधा जाएगा और इसको यहाँ पे टक्कर मारेगा, बट टक्कर तो बचती नहीं है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। बेसिकली मोमेंटम चेंज को ही हम लोग कॉलिजन कहते हैं फिजिक्स में। नाउ यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है और जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसके क्लोज पहुंचेगा, यहाँ का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस का सेंटर दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। इस हेड ऑन कॉलिजन के केस में पार्टिकल विल रीबाउंड बैक, जाएगा ऐसे और वापस। तो इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू पाई। यस और नो स्टूडेंट्स? Yes.
So this is one which can used effectively to determine the maximum limit of the size of the nucleus. तो इससे हम लोग न्यूक्लियस का साइज भी फाइंड आउट करते हैं. तो बेटा ये है हमारे पास. अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो फिर कुछ खास नहीं है. नाउ यहां तक ही है हमारे कोर्स में. b इज इक्वल टू 0 तो थीटा पाई हेड ऑन कॉलिजन है. यहां तक नोट हो गया सबका? यस और नो? Yes, sir. Okay. After this, अब हम इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. वैसे ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट वैसे आप नोट कर लो. फॉर्मूला टू कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर. तो यहां आप हेडिंग लगा दो, रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर that is B and angle of scattering. Relation between impact parameter and angle of scattering. Angle of scattering which is theta. तो बेटा क्या है रिलेशन? दैट इज दिस. B is equal to impact parameter is equal to 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 Z into E square into cot of theta by 2 angle, cot theta by 2 divided by kinetic energy of alpha particle. So this is a relation between impact parameter and angle of scattering. तो अगर हमें एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम लोग मेजर कर लें एक्सपेरिमेंटली, और बाकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता है अल्फा पार्टिकल की, देन वी कैन कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल यूजिंग दिस रिलेशन. यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. So this is kinetic energy of alpha particle. So this is relation between impact parameter and angle of scattering. इसके डेरिवेशन वगैरह तो नहीं है हमारे कोर्स में, ना ही ये फॉर्मूला भी नहीं है, बट वैसे मैंने आपको बता दिया तो इसे याद रखना. ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट आज की क्लास में? आज हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ा. ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर आपको डेफिनेशन आ सकती है उसकी, या उससे रिलेटेड जो है आपसे उसका फिजिकल मीनिंग पूछ सकते हैं. लाइक इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा. जितना स्मॉल होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, डेविएशन अल्फा पार्टिकल की उतनी ज्यादा होगी. देखो एक्चुअली इस चैप्टर में हुआ क्या, पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट दिया अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम का, जिसमें उसने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव है वो. तो उसी पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होती है. तो उसने यही कहा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है. सेकंड पॉइंट, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सामने बहुत लाइट पार्टिकल है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड द रदरफोर्ड कंक्लूजन्स, ये एक टर्म हमने डिफाइन की इम्पैक्ट पैरामीटर, जो हमें ये बताएगा कि क्या ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी अल्फा पार्टिकल की, यानी कितने एंगल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा, इफ वी नो द इम्पैक्ट पैरामीटर. So now in the next class, that is tomorrow, आफ्टरनून में जो क्लास होएगी, we will discuss a very important topic, that is atomic spectrum. स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आज भेज दूंगा, तो वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू. किसी को कुछ पूछना है?